ये वीडियो देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि बदतमीजी की पराकाष्ठा किसे कहते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लोग जो होते हैं अक्सर इस चीज़ में अपनी शाबाशी समझते हैं। कुछ स्कूटर को नीचे से निकाल कर ले जाते हैं, वो तो प्रक्रिया आप लोगों ने देखी होगी, बाइक को, स्कूटर को। यहाँ पर भाई साहब हाथी ही इसके ऊपर से कूदा रहे हैं। तो सोचो यहाँ पर ये कितनी खतरनाक चीज़ है और इनको ये एडवेंचर लग रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या रहे हैं, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग ये बताइए। आप लोग एक मिनट के लिए खुद सोचो, एक ऐसा बच्चा जो कि दूर खड़ा हुआ या फिर कोई ऐसा इंसान दूर खड़ा हुआ देख रहा होगा कि ये हाथी को यहाँ से कुदा के लेके जा रहा है, उसको खुद के ऊपर शर्म आने लगेगी कि यार हम लोग बाइक लेकर खड़े हुए हैं, स्कूटर लेकर खड़े हुए हैं, हम लोग उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, हाथी को कुदा के लेके आ गया। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लोग इसको एडवेंचर की तरीके से लेते हैं और हमारे देश में यही रीज़न है दुनिया भर के एक्सीडेंट होने का। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं होते हैं और इन सब चीज़ों को एडवेंचर की तरीके से लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा एक वीडियो वायरल हो रही थी, सड़क पे खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना है सारा पर्टिकुलर ट्रैफिक को रोक कर। एक अलग ही लेवल पे दुनिया घूम रही है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि दूसरे भी लोग हैं, उनकी भी ज़िंदगी हो सकता है कोई ऐसा है एम्बुलेंस में जा रहा हो, ऐसी कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। पर लेकिन क्या ही करें, आप लोगों को कभी भी ऐसी चीज़ें कहीं देखने को मिले तो इनसे इंस्पायर नहीं होना है और दूसरों को भी यहाँ पर ये चीज़ें करने से रोकना है। यही है असली एक भारतीय की पहचान। ठीक है, तो आज काफ़ी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश, और कौन कौन पानी पी कर आया है कम से कम एटलीस्ट 2 गिलास, और कौन एक्सरसाइज करके। फिर से बोल रहा हूँ, 7 अक्टूबर हो चुका है, देखते ही देखते अभी आप लोगों को सर्दी लगना स्टार्ट होने वाली है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, उससे पहले अपनी आदत बना लो मॉर्निंग में टाइम पर उठने की। ये INA होता है जिसको इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, और प्यार से हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। आज का जो डिस्कशन रहने वाला है ना भाई साहब, बहुत ही मजा आप लोगों को आने वाला है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बताओ यहाँ पर कौन है, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनको पहचान पाता है, और बहुत ही शानदार आर्टिकल डिस्कस करूंगा इनके बारे में। हालांकि आप लोगों को पता चल जाएगा इनके बारे में, और एक मूवी के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा जो कि इनसे रिलेटेड काफ़ी शानदार मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा ये मूवी। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार है। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा। एक अवार्ड के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल होगा। एक आर्टिकल इतना मजा आएगा सुनकर, आप लोगों को चक्षु खुलने वाले हैं। ये आर्टिकल बात करेंगे हम लोग फूड के बारे में। मैंने कहते हैं कि रोटी रोटी कपड़ा और मकान, तो जीवन का यही है बेसिकली प्रावधान कि कम से कम होना चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमारे देश की पावर क्या है, बात करूंगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में जिसका नाम रखा गया प्रचंड। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, आप लोगों का सुनकर इसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ में आप लोगों से आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस होगा, जिसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि क्या है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट, ये बताऊंगा। और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं यहाँ पर ट्राइलेमा, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ये क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, ये CSET का क्वेश्चन है, और 4 छोटे छोटे वैसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के वनडे टाइप एग्जाम में पूछे आते हैं, ये आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। आज के जो SLV कमांडो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, काफ़ी शानदार तरीके से आंसर दिए गए। IAS ऑफिसर, इनके द्वारा अपना रियल नेम नहीं लिखा गया, तो इनके पिन कर दिए हैं कल की वीडियो के नीचे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए, तो वो भी आप लोगों से मैं बातें करने वाला हूँ। ठीक है, तो डिस्कशन काफ़ी शानदार रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों का, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बाकी बात करें, हर एक आर्टिकल सुनने से पहले टकटकी लगा लेना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर आप लोग दे पाओगे और तभी आप लोगों को मजा भी आएगा। तो बहुत बात की जा रही है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी कि कोई भी माँ के पेट से धनुर्धर बन के नहीं आता है। APJ अब्दुल कलाम सर जो है पैदा होते ही जो है महान बन गए थे क्या? ठीक है, आप लोग खुद बताओ। आज के में गांधी जी के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, किसी भी महान इंसान के बारे में आप लोग उठाकर देख लो। आप लोगों को लगता है वो पैदा होते ही महान हो गए थे? नहीं, उन्होंने काम किया, अपनी चीज़ों को सुधारा। और जो इनके बारे में वो मूवी आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा ना, एक बार जरूर देखना, चक्षु खुलेंगे आप लोग कि लोग जो है, महान लोग जो होते हैं वो अपने काम में किस तरीके से डूबे रहते हैं। तो काफ़ी शानदार है, आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारी बातें तो मैं ही बताऊँ क्योंकि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो मूवी देखी थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है,
इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बोली गई है, आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये कोटेशन बोला गया कि अगर आप लोग बेसिकली किसी को, एक आदमी को आप लोग चावल का कटोरा देते हो, ठीक है, अगर आप लोग उसको, एक आदमी को एक तरीके से नहीं जिंदगी जीने के लिए सिखाना है, ठीक है, उसको हेल्प कर देते हो, ठीक है, आप लोगों उसे खिला रहे हो, ठीक है, उसका पेट भर रहा है, पर लेकिन उसको कब तक आप लोग खिलाओगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों ना आप लोग उसको चावल उगाना सिखा दो, ताकि वो जो है, आप लोग जो है उसकी जिंदगी ऐसे सुधार दो कि वो दूसरों की भी लाइफ सेव करने लगे, अपने परिवार को भी लेकर आगे चलने लगे, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो गिव ए बॉल ऑफ राइस टू ए मैन एंड यू विल फीड हिम फॉर ए डे, एक दिन के लिए आप लोग फीड करोगे, पर उसको टीच यानी कि उसको पढ़ा दो कि कैसे उसको अपने खेतों में चावल उगाने, आप लोग उसकी लाइफ सेव कर दोगे। तो ऐसी कोटेशन आप लोग यहां पर एक लीडर के बारे में अगर आए तो लीडर यही काम करते हैं, वो दूसरों को लीडर बनाते हैं, बेसिकली ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय इसमें जरूर बताना और फीडबैक जरूर दिया करो यार। जैसी भी आप लोगों को वीडियो लगती है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, अपना प्यार दिखा सकते हो, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। और बाकी जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करो, वो मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग अच्छे से आंसर देते हो। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम आप लोग को जरूर करना है। ओके, आज का जो कमेंट ऑफ डे मुझे काफी अच्छा लगा, यहाँ पर रिंकी जी के द्वारा यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। ये एक हाउस वाइफ है, ये बेसिकली लेक्चर देखती हैं और एक बच्चे की मदर भी हैं, ठीक है। तो ये अपनी नॉलेज के लिए लेक्चर देख रही हैं, इसलिए नहीं कि इनको एग्जाम क्लियर करना है। तो जिंदगी में अगर आप लोग चाहते हैं आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को आप लोगों को संवारना है, एक सही डायरेक्शन में रहना है, तो नॉलेज हमेशा आप लोगों को इंक्रीज करते रहनी पड़ेगी। आप लोगों को हमेशा चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप लोग एक रियलिस्टिक लाइफ अपनी लीड कर पाओगे। तो आप लोग सोच सकते हो यहाँ पर एक हाउस वाइफ होकर, एक मदर होकर, वो कंप्लीटली डेली रेगुलर लेक्चर सुन रही हैं, बीच में छूट गया था, इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, पर लेकिन आप लोग अपने एग्जाम के लिए भी रेगुलरिटी नहीं बनाकर रख सकते, तो फिर क्या मतलब रह गया, ठीक है। कल का शेड्यूल किस किसने अचीव किया है वो तो लिखना डन, और जिसने अचीव नहीं किया है वो लिखना सॉरी, क्योंकि आज आप लोग को अचीव करना है, अपने हर दिन से कुछ ना कुछ सीख कर आप लोग को आगे बढ़ना है, और ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दिन को सही दिन आप लोगों को बनाना है। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगी, और आंसर राइटिंग ग्रुप में जो आंसर लिख रहे हैं उनके साथ में अपना आंसर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का आंसर भी आप लोग एनालाइज कर लिया करो, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, अपने देश की सुरक्षा को अगर दुरुस्त रखना है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में हमारी पावर होनी चाहिए। उन्हें कहते हैं कि अपनी जो कमांड है वो अपने हाथ में होनी चाहिए, और ये आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खुश रहना है ना, आप लोगों की खुशी की चाबी ना आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अगर किसी और के हाथ में दे दी तो जब चाहेगा घुमाएगा रुलाएगा, जब चाहेगा घुमाएगा आप लोग को इमोशनल करेगा, जब चाहेगा घुमाएगा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। इसलिए ज़िंदगी में कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी की चाबी जो है वो अपने हाथ में रखो, और किसी भी इंसान के हाथ में देनी है तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि आप लोग इतना ट्रस्ट कर सको, जैसे कि आप लोग के मम्मी और पापा, ठीक है। तो उस लेवल पर अगर आप लोग किसी के साथ में अपना ट्रस्ट बेसिकली शेयर कर सकते हैं, तो ही उस इंसान के हाथ में अपनी चाबी आप लोगों को देनी है। पर लेकिन इससे पहले सोच लेना कि वो इंसान आप लोगों को कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान के साथ में अगर आप लोग 2-3 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं और तब भी आप लोग उस इंसान का नेचर नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। रीज़न क्या है कि वो इंसान अगर आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है और आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं यार उसकी नादानी है, तो नादानी नहीं होती है, वो उसकी आदत बन जाती है, और किसी दिन ये आदत जो है वो इंसान को ले डूबती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि ट्रस्ट उसी इंसान पर करो कि जिसको आप लोग रियलिटी में ट्रस्ट वर्दी समझते हो, या फिर आप लोगों को परखने की अगर क्षमता नहीं है तो इंसानों के ऊपर ट्रस्ट मत करो। ये भी आप लोग एक सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी आर्मी का ट्रस्ट जो है वो हमारे द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट के ऊपर है। तो इसी के चलते लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हमारी कंट्री की आर्मी एयरफोर्स को दिए जा रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की, या फिर आप लोग डिफेंस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। और अपनी कंट्री में डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात किसके बारे में कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ प्रचंड के बारे में। प्रचंड एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे देश में हमारे द्वारा बनाई गई मशीन है, और इतना शानदार ये पावरफुल मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि लोगों के दांत खट्टे करने वाली है। ऐसा क्यों बोला, लोगों के दांत खट्टे करने वाली है? सबसे पहले तो ये याद रखना कि राजस्थान के अंदर में जोधपुर के जो बेसिकली एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर इसको अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। आप लोग ये बताइए एयरफोर्स डे जो है वो हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, बताइए, देखता हूं किस किस को याद है, ठीक है। तो जोधपुर के अंदर यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अगर बात की जाए तो यहां पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहां पर प्रेजेंट थे, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और इसका नाम रखा गया प्रचंड। तो नाम से आप लोग देखते हैं कितना खतरनाक ये डिवाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ये जो डिवाइस है हमारी कंट्री में किसके द्वारा तैयार किया गया और क्या क्या इसके बारे में चीज़ें सारी एक एक बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन न देखने को मिले। ये ओनली बोला गया कि वर्ल्ड में ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। तो ये इतना पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी कुछ खासियत है जो कि इसी के अंदर में है। सबसे शानदार चीज इसके अंदर ये डाली गई है कि ये क्या कर सकता है, ये रडार जो कि नॉर्मली डिटेक्ट करती है, याद आ रही है उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक की रडार बेसिकली पकड़ लेती है वहां पर उसके हेलीकॉप्टर को, ठीक है, जो बेसिकली हवाई जहाज को, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर रहते हैं बेसिकली लड़ाकू जहाज रहते हैं, ठीक है। पर लेकिन इसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज किया गया है कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, कि रडार एक जल्दी से इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से यहां पर रडार का इंपैक्ट जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कल को चलकर अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कोई एक तरीके से अटैक करे तो उसको भी ये सर्वाइव करने की काफी हद तक क्षमता रखता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब तक जो हम लोग डिवाइस ऐसी कोई यूज कर रहे थे तो वो फ्रेंच ओरिजिन की हम लोग यूज कर रहे थे, उसके इंजन यूज कर रहे थे। अब हमारी कंट्री में खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाकर अपनी खुद की चीजें तैयार कर दी गई हैं। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक ऐसा टाइम जब आप लोग दिक्कत में होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी है, बड़ी शानदार मूवी है कॉमरेड, मूवी देखेगा, देखकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। वो एक ऐसी मूवी है जो कि इंसान कैसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताती है कि कॉमरेड रियलिटी में कौन होता है। तो वो आप लोग ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा समस्या में आप लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी कंट्री को लगा 1999 में जब कारगिल की वॉर हो रही थी, फील हो गया कि भाई साहब अपनी चीजें अपनी ही होती हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो काम नहीं चलेगा। तो उस टाइम पर लगा कि कुछ अपना बनाएंगे, इसीलिए चेतक और चीता हमारी कंट्री में HAL के द्वारा यहाँ पर बेसिकली भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब तक हम लोग यहाँ पर रसिया के द्वारा बनाए हुए जैसे MiG-17 हो गया, ठीक है, जिसमें अभी आप लोगों ने देखा MiG-17 जो V5, जिसमें अभी आप लोगों ने देखा ना हमारी जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो इन्हीं सब डिवाइस की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी यहाँ पर काम किया जा रहा है वो काफी शानदार तरीके से काम अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से अपनी कंट्री में एंजॉय कर सकते हैं और किसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी देखने को नहीं मिलेगी। ये डे एंड नाइट भी काम कर सकता है, ये बहुत ही ठंडे और बहुत ही गर्म इलाके में भी काम कर सकता है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से अगर बॉर्डर मूवी देखने को मिले और वहां पर जैकी श्रॉफ बैठा हुआ वेट कर रहा था कि कब दिन निकलेगा और कम हवा पर जब हवाई जहाज उड़ाएंगे, तो वो कंडीशन अब आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। भाई साहब ऐसा अंधेरा जिसमें इंसान जो दिखे बिना, ऐसी डिवाइस है कि इंसान के शरीर की गर्मी को भाप पर उसका निशाना लगा सकती है। आप लोग बोलेंगे वो तो मरे हुए के ऊपर भी निशान लगा सकती है, मरे हुए इंसान का शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है, तो वो डिवाइस काउंट कर लेगी कि यहाँ पर इस इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। आप लोगों को पता है जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो आप लोगों ने देखा होगा 102 पर जो है नॉर्मली इंसान को एक अच्छा खासा बुखार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वो नहीं उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, एक बच्चा कह रहा है सर इतने धीमे से बोल रहे हो, लेक्चर बनाने का मन नहीं है तो मत बनाते, ठीक है। उस दिन मैं अपने पास में मतलब लिए बैठा था, नाप रहा था अपना बुखार, तो लगभग 102 के करीब था, 102 से एक पॉइंट कम था, ठीक है। और जब लेक्चर कंप्लीट हुआ, स्टार्ट होने के बाद में लेक्चर कंप्लीट होता वो 102 के ऊपर जा चुका था, तो इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रहा था उस दिन, ठीक है। मतलब कई बार ना फनी बातें कह रहे हैं सर इससे अच्छा तो लेक्चर ही मत बनाते जब मन नहीं था। मैंने कहा ठीक है यार आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे उस टाइम पर होता जब हाथ में चोट लग गई, मैंने सोचा बताऊं ना आप लोगों को, तो मैं बेसिकली पेन यूज़ कर ही नहीं रहा था, वैसे ही पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसमें भी कई सारे ऐसे कमेंट निकल कर आए, कह रहा है सर लग रहा है कि पढ़ाने में मन नहीं लगता, पढ़ाना छोड़ दो। तो मैं 3-4 दिन हो गए ऐसे ऐसे कमेंट भाई साहब भरने लगे, कोई उसमें कर रहा है सर पेन तो यूज़ कर लो कम से कम। मैंने कहा यार ये नहीं सुधरने वाले, मजबूरी समझा करो, कुछ गड़बड़ी चल रही होगी इंसान के साथ में, इसीलिए इंसान बता नहीं रहा है। तो वही रहता है, मैंने कहा यार फालतू में क्या ही आप लोगों को परेशान करूँ, वैसे ही आप लोगों की ज़िंदगी में इतनी परेशान रहती है, अपनी भी परेशानी में आप लोगों के सामने आकर रोने लगूँ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ ऐसी जेन्युइन चीज़ें जैसे कि चैनल पे बहुत सारे नई चीज़ें रिपोर्ट की जा रही थी, ठीक है, तो कई सारी वीडियोज हटाई भी गई चैनल पे ऐसे ऐसी। उस टाइम तो देखो यार मेरे हाथ में कुछ नहीं था, वो तो आप लोगों के साथ में शेयर करना बनेगा क्योंकि उसका सोल्यूशन ही आप लोगों के हाथ में है। बोला था ना मैंने कि आप लोग जितना चैनल को बेसिकली लाइक करोगे, शेयर करोगे तो वो चीज़ें सुधरेंगी, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं था, तो वो तो मुझे इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर करना पड़ा। पर लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें जो कि मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम मैं पर्सनली रखूँ, आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाए। अगर आप लोग ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रोडक्टिव और अच्छे से काम करो
तो वो बेसिकली मतलब मेरा थोड़ा सा रहता है, वरना ऐसा कुछ नहीं कि मैं छुपा रहा था कि चोट लगी हुई है, फीवर है। बस ये रहता है कि मैंने कहा लेक्चर जितना मेरे से बन पा रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय किया करो, ऐसी ऐसी बातें मत बोला करो, सोच लिया करो कि कोई प्रॉब्लम होगी सर की, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताएगा कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है, ठीक है। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आप लोगों के सामने यहाँ पर आंसर भी होगा। तो देखता हूँ किस किस ने आर्टिकल ढंग से सुना है। 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पर फर्स्ट टाइम हम लोगों को लगा यार अपना ही माल होना चाहिए, ठीक है, कि होम ग्रोन लाइट वेट असोल्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को लगा कि रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ में 3 टन रसिया रोरिजन जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले हेलीकॉप्टर, तो हमारे चेतक और चीता जो है वो HAL के द्वारा बनाए गए। इसी के साथ में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है फ्रेंच ओरिजन, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग जो सिस्टम है, ठीक है। बोला गया है कि स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये देख लिया करो, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, फिर सोच लेना अगर ये नहीं देखोगे, ठीक है, बिल्कुल 0 बेटा सन्नाटा हो जाओगे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ये बताना है। चूज करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत ही माइन्यूट से चेंज किया गया क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। यानी कि यूपीएससी की तरीके से सोचकर आप लोगों का दिमाग खराब करने की कोशिश की गई है, ओके। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर क्या है, एक बार पॉज कर लो फिर आंसर बताता हूं, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट, चलिए तो कंप्यूटर जी आंसर बताइए। सही आंसर आप लोगों के सामने ये है बी, सही मतलब 2 इनकरेक्ट है। यहां पर रसिया ओरिजन है तो यहां पर फ्रेंच होगा, और यहां पर फ्रेंच ओरिजन है तो यहां पर रसिया होगा। क्योंकि याद रखिएगा जो MI-17 या MI सीरीज के जो भी हेलीकॉप्टर हैं वो रसिया के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके अंदर कई सारी जो आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मिग सीरीज वाले आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सारे रसिया के हेलीकॉप्टर हैं। रसिया में कई सारी कंपनी ना बहुत ज़्यादा करप्ट है, मतलब करप्शन की प्रकाष्ठा पूरी पार करते हैं वो, इसलिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी PDF जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया करो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो वहां पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहना, ओके। दोस्तों आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देखा कि देश के अंदर अनाज की बहुत कमी है यार, तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि क्यों ना पूरा देश जो है वो एक दिन का उपवास रखें, यानी कि खाना न खाए। तो इसके चलते उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने वो चीज़ जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी, यानी कि अपने घर वालों के ऊपर इम्प्लीमेंट करी। यानी कि मेरे बीबी और बच्चे अगर भूखे रह सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा देश भी भूखा रह सकता है। तो ये एक लीडर की क्वालिटी है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पहले उसे अपने ऊपर एनालाइज करके देखे, फिर देखे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, या फिर अपने इस प्यारे देश के ऊपर। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके द्वारा एक काफ़ी शानदार नारा दिया गया था, उस नारे को कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता हूँ किस को याद है। अभी क्यों आप लोगों को ये कहानी सुनाई मैंने, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो खाने की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके लिए और ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि जो ज़मीन अभी हमारे पास में है उस ज़मीन से हम लोगों का पेट नहीं भर पाएंगे। अगर लोगों का पेट भरना है और ज़्यादा ज़मीन जो है रिक्वायरमेंट हमको चाहिएगी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के माइंड में क्या आता है, और ज़्यादा ज़मीन अगर चाहिएगी तो हम लोग को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शन आप लोग बताओ कि क्या सॉल्यूशन है इसका। यानी कि आप लोगों को अगर ज़मीन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग को पैदावार भी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी आप लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नॉर्मली, कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोलर पैनल के बारे में, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे हमारे देश में सोलर पैनल जब स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किए जा रहे थे सौर एनर्जी को लेकर, तो उस टाइम पर उसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उस टाइम पर अगर दूसरी जो बिजली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया कि सोलर पैनल का जो प्राइस है वो इतना हाई है, और हमारी कंट्री में अगर बात करें कोयले से प्रोड्यूस की गई जो बिजली है उसका प्राइस काफ़ी सस्ता है, तो क्या हमको कोयले से प्रोड्यूस की गई बिजली को ही फॉलो करना चाहिए, क्यों सोलर पैनल में इतना पैसा खर्च करना है। तो इस तरीके से वो जानना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर आप लोग कैसे सोचते हैं, और वो सोच अगर आप लोगों ने एक बार डेवलप कर ली तो फिर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक और छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या कभी भी आप लोग एक दिन जो है भूखे रहें, यानी कि आज खाना ही नहीं मिला, ऐसा नहीं कि खाना व्रत की वजह से नहीं खाया, मतलब कि खाना मिला ही नहीं,
अगर मिला ही नहीं वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई इसका मतलब जिंदगी में। पर कई सारे लोग हैं कि फास्ट रख लिया, उसकी वजह से भी खाना नहीं खाया। तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा शाम तक आते आते पेट में चूहे नहीं डायनासोर कूदने लगते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि बस किसी तरीके से खाना मिल जाए, वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन इस सिचुएशन को उस इंसान के साथ में सोचो आप लोग, आपने तो ये जो एक तरीके से फास्ट रखा है वो अपनी मर्जी से रखा है, पर एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आप लोग जरा सोच के देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब इंसान जो है वो खाना ही नहीं खा पाता है। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि भूखे पेट जो है वो भगवान के भजन नहीं होते, ये रियलिटी है। इसीलिए हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी अगर आप लोग देखेंगे, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से पहले वहाँ पर हेल्थ को रखा गया है। यानी कि अगर इंसान की हेल्थ सही होगी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंसान सही कर लेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है खाना। और अगर बोला जा रहा है कि जैसे पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे पैटर्न में चलते रहे तो 2050 तक का हम लोग ये जो खाने की पूर्ति है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हो। एक इंसान के बारे में अगर बोला जाए तो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, क्या चाहिए इंसान को, कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी उसमें सबसे पहले बोला जाता है। अगर वो डायलॉग भी आप लोगों को याद हो तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होने वाली है। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि क्या करना पड़ेगा अगर हम लोगों को ज़्यादा ज़मीन चाहिए या फिर ज़्यादा खाना उगाना है, तो दो सीधे सीधे सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक तो सीधी सीधी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब किया जाएगा जो नॉर्मली, एक तो पेड़ काटे जाएंगे कि ज़मीन ज़्यादा कहाँ से निकल कर आएगी, वो फॉरेस्ट से निकल कर आएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो रहा है। यानी कि ब्राज़ील में आप लोग देखो, अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर वो काफ़ी लार्ज स्केल पर क्लियर किए जा रहे हैं। किसके लिए? ओनली एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। तो मैं इंडिया के अंदर बैठा हुआ आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूँ। जिस टाइम ये पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर ब्राज़ील के अंदर में ये कार्यक्रम या फिर आप लोग बोलो ये कुक्रम ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है कि फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग तो इसको आवश्यकताओं की पूर्ति बोलते हैं और कुछ यहाँ पर इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर जंगलों में से निकलता है क्या है, क्यों ना एग्रीकल्चर की जाए, खेती की जाए और यहाँ पर अपने लोगों की जो बेसिकली एक तरीके से ना एक पैदावार बढ़ाई जाए, एक तरीके से लोगों को और अच्छी जिंदगी यहाँ पर दी जाए। हर एक देश का नेता यहाँ पर कुछ ऐसा ही सोचता है। ऐसा ही सोचा जा रहा है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर कई सारे देशों के अंदर, इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में भी। तो जिस तरीके से ये ग्लोबल लेवल पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल के कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे, फिलहाल का मतलब अगर इसको आप लोग 2012 के साथ में कंपेयर करो, तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो फूड की डिमांड जो है, जो फूड की डिमांड टू सपोर्ट द ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो 50% मोर देखने को मिलेगी 2050 में एज कंपेयर टू 2012 में। मतलब क्या हो गया समझाता हूं। अभी हम लोग 2012 से अगर कंपेयर करेंगे और हम लोग देखेंगे जब हम लोग 2050 में पहुंच जाएंगे, तो इसके बीच में आप लोग डिफरेंस देखो। 2050 में जब पहुंच जाएंगे तो 38 ईयर यानी कि 38 साल का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 38 साल में 50% ज्यादा जो खाने की रिक्वायरमेंट यहां पर बढ़ जाएगी और उस खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों को 165 से लेके 600 मिलियन मोर हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। और लाइव स्टॉक यानी कि जो जीव जंतु है हमारे पास में, जो गाय भैंस, इनकी जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकें, यानी कि उस जनता को खाना खिला सकें। अगर ऐसा नहीं किया तो लोग जो हैं वो भूखे मरना स्टार्ट हो जाएंगे और दुनिया भर की महामारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये बात अकेला ऐसा नहीं कि यूएन ही बोल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रही हैं। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग FAO बोलते हो, इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लैंडस्केप फोरम डिजिटल, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम विद फॉरेस्ट, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा ये बोला गया कि जहां पर आज की डेट में हमारे पास में फॉरेस्ट हैं, वहां पर ओनली जंगल है, तो यहाँ पर जंगल ही जंगल सब जगह खड़े हुए हैं। तो उस फॉरेस्ट के बारे में बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्यों ना उसी के आसपास में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि उसके अंदर में हम लोग कोई खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट कर दें, यानी कि फॉरेस्ट को एग्री फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है वो साथ साथ में चले, तो उसको आप लोग एग्री फॉरेस्ट बोलोगे बेसिकली। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये सिचुएशन अभी आप लोगों ने देखी भी होगी। कई सारे ऐसे एरिया देखने को मिले, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, पंजाब, हरियाणा, या फिर कुछ एरिया आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे,
जहां पर जो पॉपुलर ट्री है वो पेड़ लगाए गए खेतों के किनारों किनारों पर। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टाइम पर काफी बूम आया कि ये पेड़ लगा लो, दुनिया भर का पैसा मिलेगा। तो इस तरीके पेड़ लोगों के द्वारा अपने खेत के चारों ओर, कईयों ने खेत के बीच में भी एक लाइन लगा दी और उसके बीच में बेसिकली खेती की जा रही थी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, अगर सबकी जो खाने की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो। पर बुरी कंडीशन क्या है, अब तक हम लोग इतना रायता फैला चुके हैं कि उसको समेटना भी अभी मुश्किल होगा। मतलब अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट को काटने की, तो फॉरेस्ट को काटने की अब बात कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे लोगों को खाना मिल जाए। पर अब तक इतना रायता फैला चुके हैं, यानी कि इतने फॉरेस्ट हम लोग काट चुके हैं कि आने वाले टाइम पे अगर आप लोग हिम्मत लगाकर अगर फॉरेस्ट लगाओगे भी ना, लगातार आप लोग एफोरेस्टेशन करोगे यानी कि पेड़ लगाओगे, तो भी ये समस्या जो है चल रही है उसको हम लोग कम करने में काफी हद तक सफल नहीं हो पाएंगे। और इसमें अगर अब फॉरेस्ट को कट करना भी स्टार्ट कर दिया और अपने आप को गड्ढे में डालने वाली बात होगी। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला है। सबसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि 50% ज्यादा यहां पर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी 2012 के कंपेयर में। दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर ये याद रखनी है 165 से लेके 600 मिलियन मोर हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि ऑलरेडी 90% डिफॉरेस्टेशन ग्लोबली हो चुका है एग्रीकल्चर के खेती के नाम पर। यानी कि जो मैंने बोला ना अभी यहां पर ब्राजील में कि भाई साहब ऐसे काम चल रहे हैं, ऐसा ब्राजील नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो इसके चलते अभी यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर जो FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एक रिपोर्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं तो ये माना जा रहा है कि 420 यानी कि जो चोर होता है 420, ठीक है, तो 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो 2 डिकेड में, यानी कि लगभग एक डिकेड में 10 साल होते हैं, 2 डिकेड का मतलब हो गया 20 साल, यानी कि पिछले 20 सालों में 420 मिलियन फॉरेस्ट जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। किसने बोला है यहाँ पर? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसका नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनका असेसमेंट करना, यानी कि उनको चेक करना। जैसे मास्टर साहब आप लोग की कॉपी चेक करते हैं, जब आप लोग कॉपी में गुल खिलाकर आते हैं तो चेक करते हैं ना कि क्या क्या लिख के आया, देखो तो जरा किसमें कितना है दम, ठीक है। तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा सिंघम। वाह, डायलॉग बन गया। देखो जरा किसमें है कितना दम, हम चेक करेंगे और बताएंगे कौन बनेगा सिंघम, ठीक है। तो इसके नाम के आगे लिख देना SLV कमांडो, ठीक है। तो ये SLV कमांडो के लिए डायलॉग हो गया, ओके। तो मतलब क्या है सीधा सीधा, मतलब यहाँ पर ये है कि असेसमेंट करके ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इतने फॉरेस्ट हम लोग ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इतने सारा ऑलरेडी उड़ चुका है और अभी कई सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन करना जरूरी है। इवन जो लैंड बंजर हो चुकी है उसको भी हम लोग को हरा भरा बनाना है। पर लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट जो है उनको काटने की बात की जा रही है, तो उल्टा चल रही है, यानी कि गंगा उल्टी बह रही है। तो 11 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर 2010 से लेकर 2000 से लेके अगर आप लोग 10 के बीच में चलेंगे, 10 साल में हर साल 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे से फॉरेस्ट जो है उनकी गर्दनें काटी जा रही थी। इनडायरेक्ट में बोले तो अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी हम लोग रख रहे हैं जैसे जैसे फॉरेस्ट को हम लोग उड़ा रहे हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट जो है अगर उनको हम लोग ध्यान से देखकर चलें, पुराने टाइम पर लोग रहते थे फॉरेस्ट के अंदर में, जंगलों के अंदर में। आप लोगों ने देखा होगा ना ट्राइबल कम्युनिटी। अवतार मूवी किस किस ने देखी है जरा बताओ जरा। अगर देखी है तो यस लिखेगा, अगर नहीं देखी है तो नो लिखेगा। अवतार मूवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिसने भी देखी है बताना। अवतार मूवी के अंदर एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि वो जंगल के अंदर ही रहकर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे, बाहर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। और ऐसे ही कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी कई सारे एरिया में, इवन हमारी कंट्री में अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी, जो कि कंप्लीटली सस्टेनेबल हैं एक फॉरेस्ट एरिया पर, जिसमें सेंटिनलीज ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है कि फॉरेस्ट में जंगलों के बीच में रहकर वहीं से अपना खाना पीना पूर्ति कर रहे हैं और सस्टेन है, वो फॉरेस्ट को बर्बाद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसी के ऊपर उनकी जिंदगी जो है वो बेसिकली कटने वाली है या वो जीने वाले हैं उसको। तो फॉरेस्ट को आप लोग पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो फॉरेस्ट जो है वो रिसोर्सेज का काम करेंगे, और अगर नेगेटिव तरीके से देखोगे तो फिर इस तरीके से आप लोग खुद एक चीजों को बर्बाद करोगे।
तो सस्टेनेबल ग्लोबल एग्री फूड के ऊपर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, जिसमें एग्रीकल्चर और आप लोग बेसिकली फूड के बारे में बात करें और एग्री फॉरेस्ट भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिससे मिलकर आप लोग यहां पर काम करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी कंट्री में खाना उगाने का काम कौन करता है, वो करता है फार्मर यानी कि किसान। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए जो फार्मर है, किसानों को आप लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को उनको करवानी पड़ेगी ताकि वो उसको फॉलो करने लगे। जैसे कि अगर मोटे मोटे तौर पर देखा तो क्यों ना खेतों में वो वाली फसल उगाई जाए जो कि कहीं ना कहीं फूड क्रॉप है एज कंपेयर टू कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप के कंपेयर में फूड क्रॉप, जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे, हमारे किसानों को फोर्स करते थे ऐसी फसलें उगाना जिनसे उनका प्रॉफिट यानी कि फायदा हो सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नील की खेती कराई गई, ठीक है, उस टाइम पर कई सारे आंदोलन भी चले, तो लोगों के पास इतना भी खाना नहीं बचता था कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चलते हैं, आज भी कमर्शियल क्रॉप के ऊपर लगे रहे, तो फूड क्रॉप को अगर पीछे छोड़ेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। आप लोगों को अगर बात करें, गन्ना जो है वो इतना लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है कई जगह खेतों में कि उसके अलावा कुछ और लगाया ही नहीं जाता है, ठीक है। लोग गेहूं अपने जितना उगाते हैं, आप लोगों को खुद अगर आप लोग अपने आसपास वाले एरिया में देखेंगे तो लोग जो है खाने पीने का बस इतना ही उगाते हैं ताकि अपना पूर्ति हो जाए या थोड़ा बहुत बेच सकें। बाकी की सारी कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी स्टार्ट किया गया, जिसको आप लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला, उसी में से वो निकाल कर लेकर आए बेसिकली, ताकि लोग जो है इसको कमर्शियल क्रॉप की तरीके से ट्रीट करें। किसको, चावल को यानी कि राइस को, और वीट यानी कि गेहूं को। तो इसी में से फिर यहां पर उसको कमर्शियलाइज तरीके से देखा गया, और पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है काफी लार्ज स्केल पर निकल कर आया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के साथ में एक छोटा सा और काम, जो छोटे छोटे हमारी कंट्री में किसान हैं उनके ऊपर भी हम लोग को फोकस देना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस देकर चलेंगे तो सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसी के साथ में कई सारी जमीन ऐसी है जहां पर एनिमल को हम लोग चराते हैं, ठीक है, तो उनको देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग नॉर्मली एनिमल को चराने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो वाली जमीन जो है कई सारी ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वहां पर पेड़ भी होते हैं और चराने के लिए भी लेकर जाते हैं, तो उसका भी लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करके उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन तो है, किस तरीके से आप लोग अपनी जमीन को यूटिलाइज करते हैं वो देखने को मिलेगा। केयरफुली रिसोर्सेज को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्यूशन यहां पर निकलेंगे। तो हवाबाजी में सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं, हवाबाजी में जो है भूखमरी बढ़ने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसके कई सारे इनिशिएटिव भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्वेश्चन में पूछ ली आती है। ये खुद बोलती है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि हर एक इंसान के पास में कम से कम यार इतना तो होना ही चाहिए कि उसको खाना मिल जाए, भूखा न सोए। अभी एक कंट्री ऐसी है जिसने अपनी एक सिटी में एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई है जिसमें से ब्रेड निकला करेगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, बताइए वो सिटी कौन सी है, देखता हूं कौन कौन यहां पर उसके बारे में बताता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यूपीएससी ने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे गए। तो यहाँ पर रोम और इटली के अंदर आप लोग यहाँ पर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है वो बताना आप लोग। इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर है इसका 16 अक्टूबर, जो कि इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है एक तरीके से फॉर्मेशन डे के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है यहाँ पर ये, जिससे आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, ये रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, यही बताता है कि कहां कहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और कहां कहां पर बर्बादी हो रही है, देखो उसको। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी यही बताता है। एग्रीकल्चर और फूड की क्या कंडीशन है बताता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट यानी कि कमर्शियल मार्केट के बारे में बताते ये करता है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स भी इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कई सारे और अगर इनिशिएटिव के बारे में बात करें जो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर जो हेरिटेज सिस्टम है, मॉनिटर करना डेजर्ट जो एक तरीके से जो लोकस्ट सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी फोकस इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकस्ट बेसिकली सिचुएशन, इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये यहाँ पर फूड के ऊपर बेसिकली काफी फोकस इसका रहता है, ठीक है, कि फूड किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलना है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करें तो फूड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये उसके बारे में बताता है। और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आप लोगों को इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे।
यानी कि ये वो इनिशिएटिव है यहाँ पर जिनसे आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे और रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा। तो अच्छे से सुनो और ऐसे सुनो कि किसी को पढ़ा भी सको, ऐसे नहीं कि बस अपनी अपनी पूर्ति करनी है कि अपना अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अपना भी काम बनता और दूसरों का भी काम बनता, तभी तो बनेंगे संता और बनता, ठीक है। तो अपना भी इंजॉय करना है और दूसरे के लिए फायदेमंद सोचना है, ओके। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टकटकी लगाकर सुना है इसको। अभी यहाँ पर चलते हैं अपना कौन सा सेशन, वो सेशन याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर जो क्वेश्चन वाला सेशन है उसका नाम रख दो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में उसमें केबीसी में। तो आइए अपने केबीसी सेशन की ओर चलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया कि ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसी के साथ में मॉनिटर एंड डेजर्ट जो यहाँ पर लोकस्ट जो सिचुएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके बारे में बात की जा रही है, जो टिड्डी का अटैक था बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लानेट जो जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर किसके इनिशिएटिव है ये आप लोग को बताना है, यानी कि क्या इसी के इनिशिएटिव है या इसका कोई चाचा भाई भतीजा भी है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को पॉज कर कर आंसर देना वरना केबीसी से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा तो इसलिए आंसर देख लो, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे जो है वो इसी के चाचा फूफा भाई भतीजे सारे यहीं पर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि 2000 से लेकर 2018 तक ऑलमोस्ट 100% डिफोरेस्टेशन ग्लोबली जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर अभी आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर लगभग 100% डिफोरेस्टेशन किया गया। पहली स्टेटमेंट 420 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो लगभग 2 डेकेड में खत्म हो चुके हैं, ये FAO बोल रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। फिर से बोल रहा हूं यहाँ पर नजर डाल लिया करो वरना बड़ा पछताओगे, ठीक है। यहाँ पर नजर नहीं डालोगे तो बहुत पछताओगे। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, A B C F D ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं सही आंसर यहाँ पर कौन देता है। हो गया अटेम्प्ट। चलिए तो कंप्यूटर जी जवाब बताया जाए, सही जवाब क्या है, मतलब आंसर इसके हिसाब से सही क्या है वो है ए, यानी कि इनकरेक्ट है यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला यहाँ पर अभी 100% बोला था क्या, 100% और जहाँ पर कंप्लीटली ऑल यहाँ पर एवरीथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ ना मिला ना वहाँ पर यूपीएससी का पेपर में, तो समझ लेना कि यूपीएससी ना आपके बेसिकली मजे लेने पर आ गया है, तो वहीं पर पकड़ लेना उसको। तो ये बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये 90% के करीब मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी फिलहाल सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एग्रीकल्चर की जमीन जो काटी जा रही है वो फॉरेस्ट जो काटे जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर के लिए काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आर्टिकल को तब मजा आता है कंप्लीट करने में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लो, तब तो मजा है कि आप लोगों ने सुना है। और यही तो चैलेंज होता है, मतलब दिखाओ सोल्व करके, तो हाँ ये था भाई साहब आंसर, ये लो, तब आता है मजा। तो इस तरीके से करो तैयारी कि मजा आ जाए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो 4 हैं आप लोगों के सामने, नाम बताना है कि कौन से यहाँ पर इसके रियलिटी में प्रोग्राम है, कौन सा इसका नहीं है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, इसी के साथ में स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, तो सही आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं कंप्यूटर जी से पूछता हूँ, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या है, फिर कंप्यूटर जी बताइए। अटेम्प्ट जरूर कर लिया करो मेरे दोस्त, वरना एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है, और गिन भी लिया करो कितने क्वेश्चन में आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ साथ में हो रही है, आर्टिकल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है और आंसर राइटिंग भी आप लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें साथ में, इसीलिए बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट को अच्छे से एंजॉय करो तो सेहत खराब नहीं होगी, कभी भी सेहत बनेगी और एग्जाम भी क्लियर होगा। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो इसी के प्रोग्राम है, जो कि एक एक कर मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया। इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है भाई साहब, देख के ना इंसान जो है परेशान हो जाए यार, इसको पढ़ने में ही लग जाएंगे 2-3 मिनट तो। पर लेकिन रियलिटी में अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करोगे तो बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया कि कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं होती है कि सब कुछ कवर कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, ये नहीं बचा वो, एक तरीके से ना
कि ये टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर आर्टिकल हर एक चीज़ों पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा होता है कभी? अब लोग यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू फूड जो अकॉर्ड है उसके हिसाब से ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, इस सिस्टम के हिसाब से टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम की ओवरऑल गोल क्या था इस इनिशिएटिव का। तो आप लोग यहाँ पर ये जो तीसरी स्टेटमेंट में आओगे बोला गया है टू प्रोवाइड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग स्टेटस टू ऑल द वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं इन द आइडेंटिफाइड जो GIAHS। तो ऐसा पॉसिबल है कि सारी वैरायटी को आप लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दोगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि इस एरिया की स्पेशलिटी है, पर लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए सबको दे देना तो ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि ये एक तरीके से कि उसमें क्या कहते हैं जो नहीं जाते हैं उसमें जो क्या बोलते हैं यार उसको, माइंड से कई सारे शब्द ना माइंड से स्लिप हो जाते हैं, भंडारा बेसिकली भंडारा लग रहा है कोई भी और खा कर जाओ, ऐसे थोड़े ना यहाँ पर कि सबको जीआई टैग बांट दो भंडारे में, तो ऐसा नहीं है। तो तीसरी स्टेटमेंट अगर आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर देख लोगे कि गलत है तो ये गलत हो गई भाई साहब, ये गलत हो गई भाई साहब, ये गलत हो गई, ये लो ऐसा है यूपीएससी क्वेश्चन, हो गया खत्म। आप लोगों को नहीं पता है ये क्या है, आप लोगों को नहीं पता है ये क्या है, पर फिर भी आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें आप लोग कवर करनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर जो कि आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना। और कई सारे बच्चे बोले थे सर हिंदी में भी कुछ आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर देखो कि हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को अगर SLVpedia पर आप लोग जाओगे, देखो 3 टेलीग्राम चैनल है। एक तो SLVpedia है जहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिलते हैं, चलता फिरता विकीपीडिया आप लोगों का बन गया है। दूसरा वीर तालियान के नाम से आंसर राइटिंग ग्रुप है, और तीसरा स्टडी लवर वीर जो कि खुला हुआ है। तो ये तीनों ऑफिशियल चैनल है, इसके अलावा कोई भी चैनल में नहीं चलाता हूँ। अगर इनमें पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके अलावा कहीं है और कुछ बोल रहा है आप लोगों को, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम आप लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए क्या सही है आप लोगों के लिए, क्या गलत है। डुप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्या कोई इंसान अगर मेरे साथ में कनेक्ट है तो मेरा नेचर आप लोगों को पता होगा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और इंग्लिश के सेशन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल 99 सेशन हो चुके हैं। अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे आप लोग बातें करते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग ग्रुप में जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका आंसर आप लोग देख के अपना खुद भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और जो आंसर लिख रहे हैं वो वास्तव में आप लोग देखो यहाँ पर एक बंदा जो है वो मैथमेटिक्स के आंसर पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शनल मैथमेटिक्स है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना ऑप्शनल भी लिखकर आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। माहौल अच्छा बनाओ तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। देखो तो सही कितना मेहनत यहाँ पर की जा रही है सबके द्वारा, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी वरना पीछे छूट जाओगे। तो तीनों ग्रुप आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एक आर्टिकल यहाँ पर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये बेसिकली रसिया और यूक्रेन के बारे में यहाँ पर बातें की गई थी, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था यहाँ पर, जब मैंने आप लोगों को बताया था फूड क्राइसिस के बारे में, तो उसके साथ भी आप लोग चीजों को एक तरीके से ऐड कर कि एक तरीके से एक अच्छा आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। बोला गया है व्हाई आर द फूड प्राइस राइजिंग, तो ये बोला गया था रशिया और यूक्रेन की वजह से। बोला था ना मैंने उस टाइम पर कितने सारे जो प्राइस जो हैं वो राइज कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि रसिया ने कई सारे बम्बार्डमेंट गोले बरसाए थे यहाँ पर यूक्रेन के अंदर में, जिसकी वजह से उसका सारा गेहूं वगैरह जो है वो बर्बाद वहां पर कर दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं जो है 2 कंट्री प्रोड्यूस करते हैं मिलाकर, वो है रसिया और यूक्रेन। दोनों को मिला दे तो जो भी एक्सपोर्ट दुनिया में होता है उसका 25% ओनली यहां से निकल कर आता है। तो इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये बोला गया कि अगर यहां पर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई बंद नहीं हुई तो यहां पर अफ्रीका में इतने सारे लोग मारे जाएंगे कि इतने लोग तो यहां पर जो बेसिकली कोविड-19 की महामारी से भी नहीं मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और खासकर अभी आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि हमारे देश की बनाई हुई जो मेडिसिन है वो अफ्रीका के अंदर जो बच्चे उनको दी गई तो उसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। तो ये हमारी एक तरीके से इमेज खराब हो रही है यहाँ पर। जब आप लोग जाते हैं ना यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल पर, तो कोई कंपनी नहीं देखता है कि वो कंपनी है यहाँ पर सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि मेड इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर बनाई गई दवाई वहां पर गई, जो कि एक तरीके से यहाँ पर जो दवाई थी उसकी वजह से यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में कई सारे बच्चों की जान चली गई। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक तरीके कप सिरप थी यहाँ पर, जो कि अभी WHO के द्वारा भी एक इशू अलर्ट कर दिया गया। तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन निकलती है तो फिर क्या सिचुएशन आती है, पर लेकिन बड़ी ही गलत चीज़ देखने को मिली है जब इस न्यूज़ के बारे में मैंने पढ़ा। तो
दो आर्टिकल आप लोग यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं। जो मैंने उस टाइम पर वो डिस्कस किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। और यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी सारी आप लोग को पीपीटी में प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो इनको जाकर भी आप लोग देख लेना यहाँ पर कि रसिया से कहाँ खरीदा और बेचा जाता है, कौन कौन सी टॉप एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हैं। इजिप्ट जो है वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट इंपोर्टर है। तो ये दूसरा आर्टिकल आप लोगों को पूरा मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया है ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। साथ ही साथ में अपने देश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारे देश में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं काटे हैं किसी ने? जब गर्मियों में रगड़ रगड़ कर आराम आराम से खिसक खिसक कर आगे बढ़ते हैं और गेहूं काटते हैं किस किस ने काटे हैं भाई साहब? बड़ी बुरी हालत होती थी। हालांकि मैं तो पूली बांधा करता था, ठीक है मेरे ताऊजी ना सब कुछ सिखा गए यार, ठीक है। हालांकि अब हमारे बीच में नहीं है पर लेकिन जिंदा दिल इंसान थे यार। आगे बात करें तो कुछ और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में कि क्या हमारी कंट्री में क्या क्या इसके लिए स्टार्ट किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है। तो दो पूरे आर्टिकल हो गए, एक तो आज वाला आर्टिकल और एक ये पुराना आर्टिकल भी आप लोग का रिवीजन में हो जाएगा। तो रिवाइज भी कर लेना इसको साथ ही साथ में, इसलिए इसको भी यहाँ पर ही लगा दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। अब क्वेश्चन दूंगा आंसर राइटिंग के लिए। अब मैं आशा करूंगा कि एक अच्छा आंसर आप लोग लिखोगे, है कि नहीं? हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है सर्दी आने वाली है, उससे पहले अपना जोश गर्म करना सीख लो, वरना फिर रजाई में बेसिकली आराम से पढ़कर सोया करोगे, ठीक है। तो दो आर्टिकल पूरे कवर हो गए। अच्छा सा आंसर चाहिए मुझे, दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर आंसर लिखना, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इस मूवी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये है रामानुजन। काफ़ी शानदार ये मूवी आप लोगों को लगेगी अगर आप लोग मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं, ठीक है जो कोई मैथमेटिक्स से प्यार नहीं करता उसको अच्छी नहीं लगेगी, और मैक्सिमम लोगों को मैथमेटिक्स से प्यार नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने काम में डूबा रहता है वो किस तरीके का होता है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को मतलब भाव को व्यक्त करता है। आप लोगों ने सुना होगा बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स जो है वो एक तरीके से ऐसे इंसान थे, वो जिस भी इंसान से मिले तो हमेशा कोडिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बातें किया करते थे। कुछ ऐसा ही काम आप लोगों को यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा। आप लोग बोलोगे सर बीच में मूवी कहाँ से याद आ गई? मूवी याद आ गई एक पर्टिकुलर अवार्ड से रिलेटेड। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है बेसिकली ये है यहाँ पर सशस्त्र, जो रामानुजम प्राइज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। ये रिसेंटली अभी क्यों न्यूज़ में है? ये अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को दिया गया है जो कि यूएसए में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनका नाम याद रखिएगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम है इनका युंकिंग टैंग। तो युंकिंग टैंग को अब की बार का 2022 का जो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि बार्कले यूएसए में देखने को मिलेगी, उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। वैसे एक बात बोलूँ इस मूवी के बारे में, जब ये मूवी मैंने पहली बार देखी मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर फिर भी मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। पर लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, टाइम लगे तो ज़रूर देखना। लगभग 2 घंटे की ये मूवी है और ख़ासकर अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं और आप लोग की लाइफ जो है किसी न किसी सब्जेक्ट में आप लोगों का इंटरेस्ट आता है तो आप लोगों की फीलिंग जो है वो इस मूवी के साथ में अटैच होती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो प्राइज़ है जिसको सशस्त्र रामानुजन प्राइज़ का नाम दिया गया है, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च एकेडमी। तो ये जो अवार्ड है इंस्टीट्यूट किया गया था 2005 में। इसमें लगभग $10,000 ये कैश प्राइज़ दिया जाता है। $10,000 को अगर आज की डेट में आप लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो मोटे मोटे तौर पर लगभग ये 8 से सवा 8 लाख रुपए के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो लगभग 8 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये एक ऐसे इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जिसकी एज 32 साल या फिर उससे नीचे है। समझ रहे हैं आप लोग इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये अवार्ड बेसिकली ये चाहता है कि एक यंग माइंड, एक यंग जनरेशन का पर्सन जो कि लगभग 32 साल या फिर उससे नीचे है, वो यहाँ पर इस अवार्ड को जीते। यानी कि उसकी अंदर की जो मैथमेटिशियन की जो एक भावना है वो सामने निकल कर आए और उसको कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के फील्ड में जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय हो तो वो आप लोगों को देखने को मिले। जब मैंने सबसे पहले यहाँ पर 32 साल इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए एज देखी तो मुझे लगा कि यूपीएससी से इंस्पायर है ये अवार्ड, ठीक है। जैसे यूपीएससी में 32 साल के बाद में अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 32 साल के बाद में आप लोगों के इस अवार्ड के अटेम्प्ट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में
चेन्नई के अंदर में इरोडे नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर 1887 में वो पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और खासकर जिस तरीके से वो पढ़ते थे, वो 12वीं पास थे, आगे उनके द्वारा कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली गई थी, पर यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा एक शानदार डिग्री यहाँ पर उनको दी गई थी आगे चलकर। 26 अप्रैल 1920 में आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर महान इंसान जो हैं वो थोड़े से जल्दी चले जाते हैं, तो इनका भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर। ये 1920 में 32 साल की एज में से हमारे बीच में से चले गए थे। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर इंडिया जो है 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर 1987 में 1887 में 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 22 दिसंबर को हमारे देश में जो है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अपने पीछे ये 40,000 से ज़्यादा ऐसी थ्योरम छोड़कर चले गए जिस थ्योरम के ऊपर आज के डेट में भी स्टडी की जाती है। और उन बेसिकली अगर मूवी देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब ये थ्योरम को ही लिखा करते थे तो इनका ये मानना था कि इनके माइंड में तुरंत जो है फॉर्मूले आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर थ्योरम जो होती हैं उसमें ही रहता है कि आप लोगों ने प्रूफ देखा होगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जानते हो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के जब इक्वल हो जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये ट्रू है। पर लेकिन इनके द्वारा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता था जिसमें यहाँ पर ये उस थ्योरम की एक्सप्लेनेशन दे। ये बस ओरिजिनल थ्योरम लिख देते थे, यहाँ पर बड़ा ही एक तरीके से एक उसका फॉर्मूला लिख देते थे। जब इनसे पूछा गया कि आप ये थ्योरम तो लिख देते हो पर इनका एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में जस्ट ये थ्योरम आती है और यहाँ पर उसका ये फॉर्मूला आता है, एक्सप्लेनेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी स्टडी कर रहे हैं लोग और आज तक भी उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। जैसा मैंने बोला था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, 1916 में इनके बीए की डिग्री यहाँ पर दी गई। और आगे चलकर इनको रॉयल सोसाइटी लंदन जो इनमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको फेलोशिप मिला 1918 में। ये कि लगभग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये यहाँ पर 2 साल बाद में ये गिने चुने साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जो कि रॉयल सोसाइटी लंदन के अंदर जिनको ये फेलोशिप दी जाती है उसमें इनका भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके द्वारा जो इक्वेशन के साथ में जो प्यार था उसमें इनके द्वारा बोला गया एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट्स एक्सप्रेस ए थॉट ऑफ गॉड। यानी कि ये माना जाता था, इनके एक पर्टिकुलर डायलॉग भी है उस मूवी के अंदर, जब मैं मूवी देख रहा था वो डायलॉग मेरे माइंड में स्टक हो गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि यहाँ पर चिढ़ने लगे थे उस पर्टिकुलर कैंपस में इनसे, और वो कहते थे कि यहाँ पर ये कैसे सोचता है, कैसे रहता है, कैसे काम करते हैं, फूल से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये फूल से बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेरे घर पे सब कैसे हैं, उससे अपनी फूल से अपनी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वहाँ पर जो प्रोफेसर के पास में जाते हैं बच्चे कि आपका स्टूडेंट जो है ये ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि कुछ लोग जो कि जीनियस होते हैं वो अक्सर ऐसे ही होते हैं। तो बच्चे पूछते हैं सर आप तो भगवान में मानते नहीं हो, आप तो नास्तिक हो, तो फिर आप जब बोलता है श्रीनिवास रामानुजम कि वो सारे जो एक्सप्रेशन उसको मिलते हैं वो गॉड से मिलते हैं यहाँ पर, उसमें उसकी कोई भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि उसमें उसकी कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो ये वो प्रोफेसर बोलते हैं कि देखो विश्वास कोई किस चीज़ में करता है ये उस इंसान की बेसिकली थॉट प्रोसीजर है, हम लोग को उसके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। जो महान इक्वेशंस वो हम लोग को दे रहा है वो महान इक्वेशंस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मतलब क्या इसका मतलब इसका यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मम्मी पापा को ही अपने भगवान मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी भगवान नहीं मानते हैं। तो हर एक इंसान का अपना एक थॉट प्रोसीजर होता है। बहुत सारे इंसान आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे जिसको कितना भी अच्छी कोई चीज़ मिल जाए वो उसमें कमियां निकाल देते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसान आप लोगों को मिल जाएंगे कि कितनी भी बुरी चीज़ उनको ना मिल जाए, उनको क्यों ना मिल जाए, वो उसमें भी अच्छाइयाँ निकाल लेते हैं। तो ये सारा इंसान का थॉट प्रोसीजर होता है। इवन इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बोला गया है कि वो अंग्रेजों से नहीं चिढ़ते हैं, अंग्रेजों से नहीं चिढ़ते हैं, वो अंग्रेज भी एक इंसान ही है, वो उनके थॉट से चिढ़ते हैं। जिस दिन अंग्रेजों का थॉट चेंज हो जाएगा उसी दिन जो है अंग्रेज भी सही हो जाएंगे। ऐसा वो क्यों बोलते थे? क्योंकि स्टार्टिंग में वो अंग्रेजों को अच्छा मानते थे, तो उनका भी थॉट चेंज हुआ अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज जो हैं आज के डेट में उनका जो गलत काम चल रहा है, तो अंग्रेजों के लिए उनका थॉट चेंज हो गया। बहुत ही बड़ा इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा था जब जलियांवाला बाग हुआ, कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, तो उनका थॉट चेंज हो गया। तो जब महात्मा गांधी जी का थॉट चेंज हो सकता है कि अंग्रेज जो हैं वो अच्छे थे, फिर उनको बुरे लगने लगे उनका काम देख के, तो उनका ये मानना था कि कोई भी इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसका थॉट यानी कि उसका जो विचार यानी कि उसका सोचने का तरीका अच्छा और बुरा होता है।
आप लोग इस तरीके से उसको देख सकते हैं कि हर एक इंसान जो होता है वो अपने विचारों का बना हुआ पुतला होता है। जैसे उसके विचार है वैसा ही इंसान बन जाता है। अगर उसके विचार चेंज कर दिए जाएं तो उस इंसान को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जीना एक तरीके से जब पैदा होता है इंसान और जब मरता है वो सबका प्रोसीजर आप लोगों को एक जैसा देखने को मिलेगा, पर उसके बीच में जो जिंदगी इंसान जीता है वो कंप्लीटली आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये सारी बातें बेसिकली की जाती है। मतलब पर्सनली यार मैं मूवी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को, मतलब मूवी तो मुझे अच्छी लगी थी। खैर आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी किल्लत में रहकर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेकर चले। और आप लोगों को यहाँ पर ये सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में संघर्ष इंसान को करते रहना चाहिए जब तक कि यहाँ पर वो जिंदा है। कभी भी संघर्ष से हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा लगे रहो अपनी चीज़ों को लेकर, जो भी आप लोगों को लगता है आप लोग ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं उसके पीछे आप लोगों को हमेशा लगे रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज की डेट में आप लोग देखो, इनकी ज़िंदगी देखो आप लोग, 1920 में हमारे बीच में से चले गए जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 100 साल बाद, समझ रहे हैं आप लोग, 100 साल बाद यानी कि 2022 में बैठकर मैं आप लोगों को यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये होते हैं कुछ ऐसे काम जो कि आउट ऑफ द बॉक्स किए जाते हैं, तो इसको कहते हैं रियलिटी में जिंदगी, ठीक है। इनके द्वारा काफ़ी फॉर्मूले इक्वेशंस दिए गए। इन्फिनिटी की एक पर्टिकुलर जो ये एक पाई की वैल्यू ये सोल्व कर रहे थे बैठे बैठे, तो उसमें खो गए थे। 30 घंटे तक इनको पता नहीं चला कि कहाँ चले गए, जब ये पाई की वैल्यू के ऊपर अपना जो है बेसिकली एक तरीके से काम कर रहे थे। तो ये होती है जिंदगी जीने का तरीका। इनके पाई की वैल्यू पर बैठे बैठे इनको 30 घंटे निकल गए और इनको पता भी नहीं चला। गेम थ्योरी बेसिकली इनके द्वारा डिस्कवर की गई। रामानुजम बुक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, रामानुजम नंबर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक नंबर है, आप लोग याद भी रख सकते हैं, जिसको 1729, इसको यहाँ पर नोन एज रामानुजम नंबर, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन एक्सप्रेस ए सम ऑफ 2 डिफरेंट क्यूब्स इन ए 2 डिफरेंट वे। तो ये माना जाता है कि रामानुजम नंबर अगर आप लोगों से पूछ ले तो 1729 आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। कई बार कई तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। इवन यूपीएससी भी यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुके हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि टॉपिक में दम नहीं है, तो जब इंसान के अंदर इतना दम है तो टॉपिक में दम क्यों नहीं होगा। यूपीएससी ने 2016 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो इन्फिनिटी जानता था, उसकी बायोग्राफी जो यहाँ पर बोला गया है, जो बायोग्राफी किसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो सारी बातें मैंने बताई है आप लोगों के सामने आंसर है, आंसर यहाँ पर ए। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, ये द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ये 2015 में एक ब्रिटिश जो बायोग्राफिकल ड्रामा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडियन मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंडिया में है उसके ऊपर अंग्रेजों ने भी पिक्चर बनाई, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। तो इससे यहाँ पर आप लोग इनकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इंसान अपने कर्मों से महान होता है, कभी भी अपने कुकर्मों से महान नहीं होता है। तो अगर आप लोग किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचोगे तो आप लोग कभी भी महान नहीं बन सकते। और कभी भी किसी को फॉलो करने की कोशिश मत करो, हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी में रहो, अपनी जिंदगी को अपना ओरिजिनल तरीके से जियो कि आप लोगों के अंदर क्या है, जो फीलिंग आप लोगों की है, जो पॉजिटिव थॉट्स आप लोग हैं उसके ऊपर हमेशा विश्वास रखो। तो फिर आप लोग शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। तो सैल्यूट है यार ऐसे इंसान को। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार इनके बारे में जाना था, ठीक है। और बाकी मूवी जरूर देखना और देखने के बाद में बताना कि मूवी कैसी लगी और क्या आप लोगों ने सीखा, ओके। मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च कर लेना, इस सेम टाइटल से आप लोगों को मिल जाएगी, ओके। छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है पॉलिटी के बारे में और सुप्रीम कोर्ट का एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन बोला गया था यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़, पर अभी यहाँ पर फिर से ये न्यूज़ में आ गया है। आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या? अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग बताना, वरना मैं तो आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया ये पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि सोसाइटी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कितना पिछड़ा है, पिछड़ा हुआ कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। अभी हमारी कंट्री में कई सारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको उठाकर रिजर्वेशन दे देती है, पर डेटा इकट्ठा नहीं करती है कि भाई साहब ये क्यों पिछड़े हुए ग्रुप में आएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस है
जो कि काफ़ी पुराना है, लगभग 12 साल पुराना केस है, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, जो कि के कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया दिया गया। तो प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा ना कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्टिकुलर केस में दिया। तो के कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उनके द्वारा ये क्राइटेरिया दिया गया। इस क्राइटेरिया में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? इस क्राइटेरिया में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो रिजर्वेशन दे यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में, एवरी लोकल जो बॉडीज है उसके अंदर में, तो उनको डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना पड़ेगा। यानी कि ये कमीशन सेटअप करो, आप लोग डेटा को इकट्ठा करो, तब जाकर हम लोग मानेंगे। दूसरा, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो रिजर्वेशन है, ईच लोकल बॉडी, जिस भी लोकल बॉडी के अंदर आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो यहाँ पर जो कमीशन के द्वारा डेटा इकट्ठा किया गया उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर होना चाहिए। हवाबाजी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों ने बस ऐसे ही हवाबाजी में आकर बोल दिया कि हम लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो तीसरा क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करना कि जो रिजर्वेशन यहां पर दिया जा रहा है वो 50% से ज्यादा न बढ़े। जो कि यहां पर सीट रिजर्व अगर बात करें तो SC ST और OBC के टुगेदर मिलाकर आप लोगों को पता है कि 50% का क्राइटेरिया हमारी कंट्री में दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा। किस ईयर में वो जजमेंट आया था बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रिनिटी के तौर पर यहां पर जाना जाता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की टेस्ट फॉर OBC ट्रिनिटी यहां पर रहेगा अर्बन लोकल बॉडीज में। तो ये 3 क्राइटेरिया आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है। तीनों के तीनों क्राइटेरिया आप लोग यहां पर वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कम से कम आप लोगों इसके बारे में होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोगों को दूर करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक जो नेक्स्ट जो न्यूज़ आप लोगों के सामने में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये पॉलिटी की थी, पर वो वाली जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी के बारे में आप लोगों से बात करेगी। और उसमें भी आप लोगों को 3 एक पर्टिकुलर ट्रिनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहाँ पर बात की जाएगी मॉनेटरी जो इंडिपेंडेंस के बारे में, फाइनेंशियल जो भी ओपननेस होती है उसके बारे में, और एक्सचेंज रेट के बारे में। मतलब क्या है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, जिसके बारे में आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। एक पर्टिकुलर शब्द है जिसको यहाँ पर इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोला गया है, और इसको यहां पर बेसिकली ट्राई लीमा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ऊपर वाला जो था यहां पर वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में अगर बैठे आप लोगों के सामने क्वेश्चन, तो आप लोग सर ना खुजाओ, ये ना बोलो कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो कुछ और पढ़ाया था कुछ और आ गया। तो इसीलिए एक जगह दोनों को एक साथ में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो ट्राइलीमा है वो ऊपर वाला पॉलिटी के बारे में है, पर लेकिन ट्राइलीमा ये बेसिकली एक आइडिया है जिसमें बोला जाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था एक साथ में यहां पर ना ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों चीजें एक साथ में हो। यानी कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी हो, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी हो, इसी के साथ में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखा जाए और अलाउ किया जाए फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये सारी चीजें एक साथ में नहीं हो सकती हैं, यहां पर ये बोला गया है। यानी कि जैसे कि आप लोग बोलने लगो कि एक ही बॉडी के अंदर में लड़का और लड़की दोनों समाहित हो जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बॉडी के अंदर या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर एक ही एक टाइम पर तीनों चीजें जो हैं वो एक साथ में नहीं हो सकती है। ये जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 3 पॉलिसी ऑप्शन जो है यहां पर ये साइमल्टेनियसली काफी एक साथ में अगर बोला जाए तो यहां पर कोई 2 ही एक साथ में यहां पर चल सकते हैं। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट चले, फाइनेंशियल ऑपरेशन साथ में चल सकते हैं, एक्सचेंज रेट जो है वहां पर वो स्टेबल रह ही नहीं सकता है। जब फाइनेंशियल ओपननेस, जब अपनी मार्केट को ओपन करोगे, एक्सचेंज रेट चलेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकती है। तो कोई भी यहां पर 2 एक साथ में हो सकती हैं, तीनों की तीनों एक साथ में कभी भी नहीं होंगी, ये बात यहां पर बोली जाती है। तो ये है यहां पर जिसको ट्राइलीमा इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के नाम से यहां पर जानते हैं। एक कैनेडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुंडेल, ठीक है, और इसी के साथ में ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मार्कस फ्लेमिंग। तो इनके द्वारा 1960s में ये कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया था। और जैसे कोविड-19 के बाद में सिचुएशन हो रही है और फिर से हम लोग चीजों से रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं वो फिर से बार बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि काफी ज्यादा एक मोंकी माइंड का हो, ठीक है, जो जिंदगी में स्टेबल न रहता हो, वो इंसान कभी भी जिंदगी में अच्छी चीजें अचीव नहीं कर सकता। यानी कि तीनों चीजें एक साथ में नहीं रह सकती है, ठीक है। जो इंसान धोखेबाज हो, एक तरीके से ऐसा इंसान कि हर एक इंसान के साथ में झूठ बोलता है, एक ऐसा इंसान जो कि एक तरीके से काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो,
और एक ऐसा इंसान जो कि काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो, तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। उदाहरण अपने आप ही बन रहे हैं भाई साहब। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो माइंड में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और माइंड में इन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। वो क्या है इंटरेस्टिंग चीज़ें? तो बात की जा रही है यहाँ पर कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस और इसी के साथ में जो क्लिनरीज हर्ब्स होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो मसाले वगैरह हैं या फिर जो भी हमारी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, दादा दादी नाना नानी के नुस्खे आप लोग बोलते हैं ना जिनको, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर जिसके द्वारा 3 ऐसी क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है, जिसमें आप लोगों को जायफल, केसर और मिर्च आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नटमक, इसी के साथ में सेफ्रॉन और चिली, इनकी पिक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो केसर तो यही है, इसी के साथ में यहाँ पर ये मिर्च भी हो गया, और यहाँ पर ये कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है जो बेसिकली जायफल जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जायफल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनका स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है। और मैंने आप लोगों को बताया, जब भी खाने के बारे में आप लोगों को देखने को मिले, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, वो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान देता है कि खाने का स्टैंडर्ड जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कमीशन यहाँ पर उसके बारे में बात करता है, यानी कि ये कमीशन के बारे में आप लोगों से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस कमीशन के बारे में फोकस दे रहा हूं कि CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा। फॉर्म किया गया था 2013 में, और वर्ल्ड वाइड कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए इन सब चीज़ों का उसके बारे में बात करता है। तो इस कमीशन को आप लोगों को रोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इटली की कैपिटल भी आप लोगों को नजर आती है। इंडिया जो है क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर चेयर एक तरीके से कोडेक्स कमेटी का ऑन स्पाइसेस वगैरह जो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर चेयरमैनशिप है। मैंडेट ये है कि कैसे हम लोग कंसल्ट कर कर इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टैंडर्ड डेवलप कर सकें ताकि उसका डुप्लीकेशन न देखने को मिले। कोई भी डुप्लीकेट चीज़ आप लोग लेते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ों के डुप्लीकेशन मार्केट में आप लोगों को होते हुए नजर आते हैं। कोई भी मार्केट में अच्छी चीज़ चलने लगे तो आप लोगों को उसके डुप्लीकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलने लगते हैं। उसको बेसिकली ऐसा ही लोग बनाने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है आप लोग खुद देखो, जैसे द हिंदू का थंबनेल आप लोग देखोगे तो ये स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी रिसर्च स्टडी करके थंबनेल बनाया था, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे चैनल आप लोगों को सेम जो है इसी तरीके का थंबनेल बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन करना। ऐसे ही आप लोग कोई भी देखो, एप्पल की घड़ी मार्केट में आ रही है, बहुत सारी जो भी नई घड़ी बन रही है वो सोच रहे हैं कि एप्पल के आसपास घड़ी को रखा जाए, तो इसको कहते हैं चीज़ों का डुप्लीकेशन करना। वरना इंसान क्या कर सकता है, जैसे एप्पल की घड़ी है तो वो अपनी भी घड़ी बना सकते हैं ना, नहीं कोई बिल्कुल अलग तरीके की घड़ी, पर फिर भी लोगों को ये रहता है कि अगर उसकी घड़ी चल रही है तो क्यों ना हमारी भी घड़ी उसी में चिपक चिपक कर चल जाए। तो लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऐसी चीज़ इसीलिए करते हैं, डुप्लीकेशन बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि उनकी चीज़ें चल रही हैं तो हमारी भी उसके साथ में चिपक कर चल जाएं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। तो इंसान अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे इंसानों को ये पता ही नहीं होता है कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एक रिसर्च और स्टडी की गई उसमें ये पता चला कि 80% लोग जो हैं वो डुप्लीकेट सामान यूज करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि वो डुप्लीकेट सामान है। उनको लगता है कि हम लोग ओरिजिनल सामान ही यूज कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डुप्लीकेशन आज की डेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, ताकि एक नया मसाला है मार्केट में उसका डुप्लीकेट करके। से आप लोगों को पता है दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है, दार्जिलिंग का ठप्पा लगा लगा के बेचने लगे, तो इमेज खराब किसकी हो रही है, वो दार्जिलिंग की चाय की हो रही है इमेज खराब। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, अगर CAC के बारे में यहाँ पर बात करें, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये सेटअप किया गया था 1963 में। किसके द्वारा सेटअप किया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर सेट किया गया। क्यों? क्योंकि खाना और जो हेल्थ है वो एक साथ में चलते हैं, जैसे हमारी बैलेंस डाइट, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एक साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इंडिया यानी कि हमारी कंट्री जो है वो 1964 में पहला ऐसा मेंबर आप लोगों को, ये हमने जो ज्वाइन किया इसको 1964 में ज्वाइन किया, ये याद रखिएगा, ये बनाया गया था 1963 में, पहला नहीं मतलब ये इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोगों को दूर करना है। तो इस तरीके से देखो, तो चीज़ें हमेशा से आप लोग खरीदने से किसी ब्रांडेड चीज़ों को खरीदते हो तो आप लोग कोशिश करो कि उसके स्टोर से उसको खरीदो जाकर, क्योंकि मार्केट में कई सारे आप लोगों को ऑप्शन रहेंगे
आप लोगों ने कई सारे एक बच्चे के द्वारा ईयरफोन दिखाया गया, तो ईयरफोन से उसके कान में दिक्कत आ गई थी। क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो वो ईयरफोन ओरिजिनल लग रहा था सैमसंग का, पर लेकिन वो डुप्लीकेट ईयरफोन देखने को मिला। बहुत सारे आप लोगों को हर कंपनी के डुप्लीकेट सामान आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी, जैसे कि इस वीडियो पे मैंने अपने थंबनेल पर पिक्चर लगा रखी है, ठीक है। कई सारे बच्चे कई सारे थंबनेल के लिंक भेजते हैं मुझे, तो आप लोग ये देख लिया करो कि मेरी जो पर्टिकुलर वीडियो रहती है, यानी कि आप लोगों का चैनल है, इस पर जो वीडियो आती है, हर जो भी मेरी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, उस पर या तो अपना स्टडी लवर वीर का लोगो लगा होगा, ठीक है, या फिर थंबनेल के ऊपर मेरी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे आप लोग डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सा एसएलवी का है और कौन सा इसको इस पर्टिकुलर थंबनेल को डुप्लीकेट किया गया है। क्योंकि पहली बार ये थंबनेल जो था वो मैंने तैयार किया था कि ऐसा थंबनेल होना चाहिए वीडियो का, ठीक है। तो ये जो कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए है, देखिए जो कर रहा है यार उसको तो करने दो, आज जो कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर सतर्क रहना है, ठीक है। तो कि हाँ ये वाला सर ने बना रखा है, मतलब जिसको मेरा देखना है, मैं पर्टिकुलर उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो बाकी तो आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, ओके। तो ये है बेसिक चीज़ है, बाकी ये था पूरा आर्टिकल, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर ये बात की जा रही है सामाजिक कृष्णा वर्मा के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना। और हाँ एक और छोटी सी बात, आप लोग कई बार छोटी छोटी सी बचकानी हरकतें करने लगते हो कि हाँ कोई इस तरीके से अगर कोई थंबनेल बना रहा है इस जैसा, तो उसके नीचे जाके कुछ भी नेगेटिव कमेंट आप लोग मत करना, ठीक है। क्योंकि जो कर रहा है उसको करने दो यार, जो भी जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, पर लेकिन आप लोग जो है वो बेसिकली अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है और किसी की भी वीडियो किसी भी तरीके से डिसलाइक वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस दो बस, ओके। तो यहाँ पर ये है श्यामा जी कृष्णा वर्मा के बारे में। तो श्यामा जी कृष्णा वर्मा जो है वो 4 अक्टूबर को पैदा हुए थे 1857 में, और मार्च 1930 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली श्यामा जी जो कृष्णा है यहाँ पर ये हमारे बीच में से नहीं, ये हमारे बीच में नहीं रहे। अगर गुजरात से आप आते हैं ये, तो गुजरात वालों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए कम से कम। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पर लेकिन अगर बात करें इंडिया लेवल पर, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस इन लंदन, ये सारी चीज़ें बेसिकली इनके द्वारा हमारी कंट्री में सेल्फ रूल आए, क्या हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से एंजॉय कर पाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम लोग बाहर निकल जाएं। तो इनके द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पर देश की इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए कई सारी चीज़ें स्टार्ट की गई, कई सारे थॉट भी अपने लिखे। इनका जर्नल था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। 1950 में इनको बेसिकली रोका गया एक तरीके से, कि ताकि यहाँ पर ये इनर टेम्पल में बेसिकली क्या होता है, हमारी आप लोगों को देखने को मिलेगा पुराने टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिसमें कई बार हमारे जो लोग थे उनको टेम्पल में या फिर कहीं ऐसी जगह से एंट्री करने से रोका जाता था, ठीक है। तो एक प्रोफेसर यहाँ पर इनके द्वारा प्रैक्टिस किया गया लॉ बाय इनर टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर बाढ़ किया गया था प्रैक्टिसिंग लॉ बाय इनर टेम्पल प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर, ये एक तरीके से बैरिस्टर इन द लंदन। तो यहाँ पर कई सारे चार्ज भी लगाए जाते हैं देशद्रोह वगैरह के, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी कुछ भी करती थी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होता कॉलोनियल गवर्नमेंट का, पर लेकिन इनकी जो देशभक्ति थी और एक तरीके से जो अपने लिए इन जो अपने एक तरीके से नहीं कहते स्वच्छ मन से जो एक सेल्फ सर्विस ये प्रोवाइड करा रहे थे, तो वो एक काफ़ी शानदार आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में कुछ आए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वन लाइनर टाइप की, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहली न्यूज़ आ रही है हिमाचल प्रदेश से निकलकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एम्स जो है बिलासपुर, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारी चल गई है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम चेंज करके ऐसा लगे कि यहाँ पर तेलंगाना नाम दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना के अंदर की कोई पार्टी है। इसका नाम चेंज करके भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS कर दिया गया है, जो कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा, ठीक है ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने पढ़ा था। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा परफॉर्म किया गया यहाँ पर सशस्त्र पूजा एट ओली, जो कि मिलिट्री स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर में। तो कई बार ये स्टेशन भी आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं कि पर्टिकुलर अगर आप लोग देखें तो ये छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्ट आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अगर इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी तो कभी भी आप लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो वन लाइनर टाइप की होती हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है वन लाइनर टाइप की। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो उसके मिनिस्टर हैं ऑफ टॉलरेंस, इनोग्रेट किया गया हिंदू टेम्पल एट दुबई। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, इतना बस आप लोग याद रख लीजिएगा कि दुबई के अंदर में जो मिनिस्टर हैं
मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस भी वहाँ पर बनाए गए हैं, ये देखो, ठीक है, दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारे देश में, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस है वहाँ पर कि दूसरों को भी टॉलरेट कर लो भाई साहब। और एक मुस्लिम कंट्री में टेम्पल का इनोग्रेशन, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो दुबई में ये देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूएई की कैपिटल बताइए जरा क्या है? दुबई है क्या? कईयों को लगता है दुबई है, जाकर सर्च करना, ठीक है। इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो है वो अभी रिसेंटली निकल गया। बेसिकली आफ्टर 6 मंथ मिशन जो है वो, अगर बात करें यहाँ पर, ये 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ जो लास्ट जो 6 मंथ लास्ट 8 ईयर, यानी कि एक तरीके से काफ़ी लंबे समय से चला, क्योंकि 2014 से अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मंगल मिशन बताया था मैंने। अरुणाचल प्रदेश में पायलट जो है, ठीक है, तो पायलट किल्ड इन इंडियन जो आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तवांग के अंदर में। तो एक तरीके से ऐसी भी दुर्घटनाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमारे एक जवान जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो गई, तो यहाँ पर ये शहीद हो गए। ओके, उत्तराखंड में 33 जो लोग हैं यहाँ पर, वो बस गिरने की वजह से उनकी जान चली गई, पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो ये भी एक काफ़ी दुखद घटना है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं, एक लंबी यात्रा तय कर खासकर कोशिश करो कि जो मानसून का टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम आप लोग कम से कम मत जाओ। इससे क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारा भूस्खलन देखने को मिलता है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इकोनॉमी के अंदर है और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है। इंडिया यानी कि हमारा देश जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है शुगर का, शुगर यानी कि चीनी का। तो ये सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई है यहाँ पर जो चीनी खाते हैं, खासकर मेरे जैसे लोग, मतलब चीनी नहीं, मीठा खाता हूँ, ठीक है, गुड़ शक्कर में मेरा ज़्यादा विश्वास है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अभी यहाँ पर देखने को मिला 2021-22 में, जो अक्टूबर सितंबर की रिपोर्ट आई यहाँ पर निकल कर, ठीक है। रुपया कार्ड कौन कौन यूज़ करता है? तो नो चार्ज फॉर रुपया क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, अगर आप लोग ट्रांसफर करते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, फॉर द ट्रांजेक्शन अप टू 2000, तो 2000 तक का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लगेगा। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बोली गई है, किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। ओके, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कप सिरप पीने की वजह से 66 जो बच्चों की डेथ हो गई यहाँ पर, कहाँ पर? ये अफ्रीका के अंदर में एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसका नाम है गाम्बिया। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहें, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बेसिकली बड़ी ही छोटी सी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी वेस्ट अफ्रीका की साइड पे। तो यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली। ओके, अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा 66% स्टेक जो है वो आयुर्वेदा, जिसका नाम है यहाँ पर आयुर्वेद, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर 66% एक्वायर कर लिए। किसी भी कंपनी के अगर 66% जो स्टेक हैं वो बेच दिए गए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि वो कंट्री वो कंपनी की जो पावर है अब यहाँ पर अपोलो के हाथ में आ गई है, क्योंकि ये शेयर जो है अब यहाँ पर अपोलो डिसाइड करेगा कि इस कंपनी के अंदर क्या चलने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर में, तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिल चुका है यहाँ पर जॉइंटली, यहाँ पर यूएसए के, डेनमार्क के और इसी के साथ में यूएसए के साइंटिस्ट को यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो वर्क किया गया इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो पर्टिकुलर बोला जा रहा है क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने बोला था कि पूरा एक वीडियो लाऊंगा, तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, सारे नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाने दो। और जिसने अभी पुरानी नहीं देखी है, पुराने भी देख लेना, कम से कम 2 साल की जरूर देखना। तो 2021 की ऑलरेडी है चैनल के ऊपर में, अभी 2022 की भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग 2 साल के कम से कम कवर करके जरूर जाना। और सबसे पहले इसी के बाद में कई सारे बच्चों ने टीचर्स डे की शुभकामनाएं भेजी थी, तो मैं बोलना भूल गया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू यार। और एक वीडियो मैंने शेयर की थी, बेसिकली जो मैंने बताया भी था आप लोगों को, एक वीडियो शेयर की थी मैंने जो यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बड़ी शानदार मुझे लगी थी पर्सनली, एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई थी, तो उसको आप लोग जरूर देखना, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोल रहा है कि ग्लोबल जो यहाँ पर ट्रेड ग्रोथ है वो फोरकास्ट 1% देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर 2023 के लिए, 2022 में बोला जा रहा है कि 3.5 रहेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर चार्ल्स फुलर, जो कि पुलिट्जर प्राइज विनिंग एक प्ले राइटर थे, जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, 83 की एज में चले गए हैं। ए सोल्जर्स प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये बेसिकली प्ले राइट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वर्ल्ड न्यूज़ में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोल सकते हैं, स्पोर्ट के फील्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर स्पोर्ट की न्यूज़ नहीं आती है। देखो रेगुलर नहीं आती है, पर हाँ जिस दिन इंपॉर्टेंट होती है उस दिन मैं जरूर कवर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे शूटिंग जो है और इसी के साथ में गोल्फ, यहाँ पर शूटिंग तो वापस आ रहा है और इसी के साथ में गोल्फ जो है वो डेब्यू करेगा यहाँ पर 2026 में, जब कॉमनवेल्थ गेम होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में।
तो ये काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है, खासकर जो इन दो फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पर। तो ये बात की जा रही है। हॉकी में पीआर जो यहाँ पर सरजेस और इसी के साथ में सविता पूनिया, तो उनको मेंस एंड द वुमेन्स जो यहाँ पर गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। तो उसके लिए वोट चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वोट में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये दो नाम निकलकर सामने है। अगर कोई भी वोटिंग हुआ करे अपने देश के प्लेयर्स के लिए तो आप लोग जरूर वहां पर वोटिंग किया करो, ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर करना जब भी आप लोगों को ये चीज देखने को मिले। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर सीसेट का क्वेश्चन देना चाहूंगा। यहाँ पर बात की जा रही है प्रॉब्लम फिगर के बारे में और आंसर फिगर के बारे में। तो आप लोगों को दिखाना है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पर कौन सी आएगी, ए बी सी या फिर डी। आंसर आप लोग बताइए, तब तक मैं आप लोगों को और चीजें पढ़ाता हूँ, फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर आंसर देना। बात करें यहाँ पर बेसिकली ये बात की जा रही है किसके द्वारा? UNHCR नेल्सन, ये रिफ्यूजी अवार्ड जो है प्रोटेक्टिंग द रिफ्यूजी एट सीरिया में जो क्राइसिस था, किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को दिया गया? नरेंद्र मोदी को, एंजेला मार्कल को, एंटिनो गुटरेस को, या फिर वल्दमार जो जेलेंस्की है उनको दिया गया? बताओ आप लोग यहाँ पर किसके कौन सही है यहाँ पर। स्टार्टअप, यहाँ पर बात की जा रही है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो देश के वुमेन एंटरप्रेन्योर है, हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा अभी ये लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसको PMKVY आप लोग बोलते हैं, ये इंप्लीमेंट की जाती है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? एजुकेशन, होम, कॉर्पोरेट या स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप? नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा स्टेट हाईएस्ट गैप देखने को मिलेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, लड़का और लड़की में? यानी कि जब बेसिकली जो बच्चे होते हैं जब उनकी डेथ होती है तो यहाँ पर उनकी डेथ के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों में लड़कियों की ज्यादा डेथ होती है या लड़कों की ज्यादा डेथ होती है? यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों में बताऊंगा जो कि आप लोग समझ पाएंगे, पर उससे पहले आप लोग एक बार आंसर दो, देखता हूं कौन सी आंसर दे रहा है। और कम्युनिटी में जो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं उनके आंसर भी आप लोग जरूर दिया करो, जोश ढीला नहीं होना चाहिए। वहां पर कई सारे बच्चे गलत आंसर कर देते हैं, आखिर क्यों करते हैं ये बताओ, ठीक है। तो लास्ट तक कौन बना हुआ है? फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट तक बहुत सारे जो है वो नहीं कहते कि गड्डी डालकर चले जाते हैं, ठीक है। अगर लास्ट तक बने हुए हैं तो लिखना जोश कैसा है, हाई हाई लिखो कमेंट बॉक्स में, तो जोश हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। बात की जा रही है ये अवार्ड किसको दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया यहाँ पर एंजेला मार्कल, जो कि एंजेला मार्कल जो है वो चांसलर थी जर्मनी की, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसे वहां पर चांसलर होते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पर वेलकम किया गया था रिफ्यूजी किससे? सीरिया से। उनके द्वारा उनको रोका नहीं गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर लगभग काफी सारे रिफ्यूजी को असाइलम दिया गया, लगभग 12 लाख के करीब रिफ्यूजी को, कहां पर? जर्मनी के अंदर में 2015-16 के टाइम पर। तो हाईएस्ट लोग यहाँ पर पहुंचे क्योंकि वहां पर काफी वायलेंस चल रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको काफी क्रिटिसिज्म भी अपनी देश में झेलना पड़ा, पर लेकिन ये सब चीजों के लिए तैयार थी, ठीक है। स्टार्टअप जो यहाँ पर हर स्टार्ट के बारे में मैंने बात की थी, तो प्रेसिडेंट जो मुर्मू जी है उनके द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर में ये बेसिकली ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया ताकि जो महिला कोई बनना चाहती है यहाँ पर बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन बन सके, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले का आंसर यहाँ पर बी हो गया, दूसरे का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल, जो पर्टिकुलर यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर डी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। कौशल का मतलब ही स्किल होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो ये काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। अभी कौन सा राज्य है जहां पर हाईएस्ट गैप देखने को मिल रहा है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, लड़के और लड़की में, बच्चों में, ठीक है। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जब इन्फेंट की डेथ होती है एवरी 1000 पर जो बेसिकली बर्थ हो रहे हैं कितनी डेथ हो जा रही है, तो ये सबसे ज्यादा है बिहार, उत्तराखंड या फिर बिहार, झारखंड, ये छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये है कहां पर आप लोगों को देखने को मिला, छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका सी सही हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर सैंपल रजिस्ट्रेशन स्टेटिक्स रिपोर्ट 2020 की आई थी, यहाँ पर उसमें कई सारी बातें सामने रखी गई। उसमें ये बोला गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हाईएस्ट गैप है, यानी कि मेल इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो लगभग 35 है, यानी कि जो बच्चे मर रहे हैं उसमें अगर कोई बेसिकली मर रहा है बच्चा, ठीक है, खासकर वो लड़का है, और जो लड़की मर रही है वो 41, यानी कि 1000 में से 35 मर जाते हैं और यहाँ पर 41, तो ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर आप लोग नेशनल लेवल पर देखोगे, अगर आप लोग इंडिया के लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो हमारे देश में आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा कि गांव में फीमेल IMR जो है वो एक तरीके से ज्यादा है एज कंपेयर टू शहरों में, यानी कि लड़कियों की ज्यादा डेथ हो जाती है गांव में, छोटी छोटी जो बच्चे रहते हैं। पर लेकिन शहरों में जब आप लोग जाओगे तो शहरों में यहाँ पर लड़कों की ज्यादा डेथ हो जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर इन द अर्बन द फीमेल IMR जो थोड़ा सा नीचे है लड़कों के, ये याद रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर यूपीएससी स्टेटमेंट देकर पूछ लेती है, तो कंफ्यूजन में मत आना। गांव में लड़कियों की ज्यादा डेथ होती है और शहरों में लड़कों की ज्यादा डेथ होती है, जिनकी जो बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि सही होगा, किस किस का आंसर सही था बताना, ठीक है। सोल्यूशन क्या है यहाँ पर इसका, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका सोल्यूशन है ए। तो अटेम्प्ट कर लिया करो इसको, काफी अच्छा रहता है अगर आप लोग चीजों को ढंग से अटेम्प्ट करोगे, ओके। प्लेस इन न्यूज में है बुल्गारिया, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर जो बुल्गारिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इधर ब्लैक सी है, यहाँ पर ऊपर रोमानिया हो गया, यहाँ पर ये सर्बिया, ये पर्टिकुलर कंट्री भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कोसोवा हो गया, यहाँ पर ये नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया। नीचे आप लोगों को एजिनियन सी देखने को मिलेगा, ग्रीस, तुर्की, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे एरिया जिनके बारे में याद रख सकते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है, जैसे बेसिकली द्वानबे रिवर का नाम जरूर याद रखेगा, ये पूछ ली जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी बुल्गारिया जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जो आप लोगों को यूरोपियन, जो यहाँ पर एक मेंबर देखने को मिलेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसने 2004 में ज्वाइन की, यूरोपियन यूनियन 2007 में इसके द्वारा ज्वाइन की गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सोफिया इसकी कैपिटल भी आप लोगों को नजर आएगी, एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों के सामने है, तो उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं तो यहां से आप लोग देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। तो इस तरीके से चीजों को देखा करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप लोगों को तैयार करना है, जहां पर भी डाउट वगैरह उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, ओके। और खासकर जो भी मैथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले आते हैं, ओके। ये है आज की 5 शानदार वोकैबुलरी, जो कि आप लोगों की शानदार वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म आप लोगों को करना है, इसी के साथ में आप लोग इनसे अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। एनडीए सीडीएस का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, आप लोग बेसिकली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, एसएससी का बैंकिंग का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर देखना। रेगुलरली 5 शब्द आप लोगों को देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं यार ये, इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी इनके साथ में अटैच कर दिए जाते हैं ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों से काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस की थी, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर सतीश धवन जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी इनके द्वारा दी गई है। तो आज के सेल्वी कमांडो हैं यहाँ, जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए हैं। कैसा रहा आप लोगों का दिन जरूर बताना। और हाउस द जोश ठंडा तो नहीं हुआ है, बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करना, इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करते रहिए। फीडबैक जरूर देना है, जरूर से जरूर बताना कैसा लगता है लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।